हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस को लेकर। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी कि स्टोरेज क्लासेस क्या क्या होती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि स्टोरेज क्लासेस 4 है हमारे पास में: ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर। तो प्रीवियस वीडियो में हमें ऑटो और स्टैटिक हमने कर चुके हैं, ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें आप। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक्सटर्न स्टोरेज क्लासेस कैसे वर्क करती है और रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस कैसे वर्क करती है। ठीक है, उनके प्रोग्राम किस तरह से डिजाइन होते हैं और प्रोग्राम में उनका यूज कैसे किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले हम लोग बात करेंगे एक्सटर्न स्टोरेज क्लासेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्सटर्न स्टोरेज क्लासेस है दोस्तों, ये बहुत ही अलग है स्टैटिक और इनसे। तो ये कैसे अलग है, क्या अलग है, तो पहले इसकी नीड देख लेते हैं ना। नीड हम लोग बात करेंगे कि इसकी नीड क्या है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर हमें नीड पता चल गई तो हम लोग बात कर सकते हैं कि सर इसका यूज कहाँ करें हम लोग। तो नीड की देखिएगा, आप जब अपने कंप्यूटर को देखते हैं, माई कंप्यूटर को आप खोल के देखते हैं, तो आपके पास में बहुत सारी फाइलें हैं। सपोज करो, मान लो आपके पास में हजारों मूवीज है, सॉन्ग्स है, गाने हैं और फोटोज भी है, डॉक्यूमेंट भी है। तो आप क्या करते हैं, आप एक फोल्डर बनाकर सारा रख देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, आप अलग अलग फोल्डर बनाएंगे। मूवीज का अलग फोल्डर, सॉन्ग्स का अलग फोल्डर, डॉक्यूमेंट का अलग और इमेजेस का अलग। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों तरीके में से बेस्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सेकंड वन इज द बेस्ट, जिसमें हम लोग हर फाइल को एक स्पेसिफिक फोल्डर में डालते हैं ताकि हमारे पास में अननेसेसरी फाइलें ना हो। मतलब मूवीज की सारी फाइलें मूवीज फोल्डर में है, सॉन्ग्स की सारी फाइलें सॉन्ग फोल्डर में। ये ज्यादा अच्छा तरीका रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें इजीनेस रहती है कि आपको जिस तरह की फाइल चाहिए, जिस तरह का आपको जो रिलेटेड फाइल है वो आपने एक साथ रख दी, जो अनरिलेटेड फाइल है वो आपने कहीं और रखी है। तो इससे प्रोग्राम को मेंटेन करना अच्छा हो जाता है, कंप्यूटर को मेंटेन करना इजी हो जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि एक फोल्डर बनाइए, उसमें सारे मूवी, सारे गाने, सारे फाइल रख दीजिए, तो वाकई में इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। अब जब दोस्तों हम लोग प्रोग्राम जब डिजाइन करते हैं या जब प्रोग्राम को बनाया जाता है, तो प्रोग्राम के अंदर हजारों फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैं अपने जैसे मान लीजिए कोई XYZ कोई प्रोग्राम है हमारे पास, जिसको बनाने के लिए 1000 फंक्शन लग रहे हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर 1000 फंक्शन हम लोग एक फाइल में डाल के रखें या अलग अलग फाइल्स बनाएं। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे पास में एक फाइल में सारे फंक्शन डालेंगे तो फाइल ज़्यादा बल्कि हो जाएगी, उसको समझना और उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रख देते हैं। लेकिन यहाँ डरने वाली बात नहीं है। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है तो हमारे जो लेटेस्ट कंपाइलर है वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो सारी फाइलों को मिक्सअप कर कर एक सिंगल फाइल के अंदर, आप मतलब समझ लो उसको सिंगल फाइल के जैसा ट्रीट करते हैं। तो ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, हम डेवलपर की सुविधा के लिए, कि हम एक फाइल ना बनाकर मल्टीपल फाइल बनाए, तो वहाँ पर भी हम अपना काम कर सकते हैं इजीली। बाकी जो काम होगा कि मल्टीपल फाइल में हमने जो अलग अलग फंक्शन रखे वो आपस में इंटरनली कैसे कनेक्ट होंगे, इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। ये काम हमारा कंपाइलर इंटरनली करता है। तो दोस्तों, एक्सटर्न की नीड तभी आती है जब हमारा प्रोग्राम मल्टीफाइल प्रोग्राम हो। ठीक है, वहां ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो मल्टीफाइल, अगर हमारा प्रोग्राम मल्टीफाइल प्रोग्राम है, इसका मतलब मेरा पूरा प्रोग्राम मल्टीपल फाइल्स में बटा हुआ है, तो उस केस में एक्सटर्न की इंपॉर्टेंस होती है, एक्सटर्न की वैल्यू होती है। अगर आपका प्रोग्राम के अंदर 4-5 फंक्शन है और एक ही फाइल में आपने चारों पांचों डाल दी है, तो एक्सटर्न की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक्सटर्न को यूज ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो एरर आती रहेगी। तो एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्न की वर्ड जो एक्सटर्नल स्टोरेज है हमारी, वो हमारे पास में रूल आता है कि सर इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, वहां यूज करेंगे जहां हमारे पास में मल्टीपल फाइल्स हो। ठीक है, तो अब इसका यूज देख लेते हैं कि मल्टीपल फाइल के अंदर ये किस तरह से बिहेव करता है और सिंगल फाइल में ये क्या इशू आता है। ठीक है, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल की बताते हैं। एक्सटर्न के बारे में मैं यहाँ लिखता रहूंगा और साइड बाय साइड इसका एग्जाम्पल भी बताता रहूंगा। तो एक्सटर्न, तो दोस्तों ये जो एक्सटर्न है स्टोरेज क्लासेस, ये हमेशा किसी ग्लोबल क्लासेस को, मतलब ग्लोबल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो एक्सटर्न जो है, एक्सटर्न, ठीक है, स्टोरेज क्लास, ठीक है, वर्क विथ ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल के साथ में काम करती है। ये मतलब समझ लीजिए ग्लोबल वेरिएबल आप लोग स्टैटिक से भी बना सकते हैं और एक्सटर्न से भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये ग्लोबल वेरिएबल के साथ काम करती है, ये लोकल वेरिएबल के साथ में काम बिल्कुल नहीं करती दोस्तों। आपको कई बार ऐसा होगा प्रोग्राम में लग रहा होगा कि सर ये तो लोकल है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्न जो है वो वर्क हमेशा करेगा ग्लोबल वेरिएबल के साथ में, लोकल के साथ में काम नहीं करता। तो ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंस बात है, इसकी आप ये पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इंटरव्यू और कैंपस जिसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसे कौन से स्टोरेज क्लास है जो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल के लिए होती है, तो आप कहेंगे सर एक्सटर्न। ऐसी कौन सी स्टोरेज क्लास है जो सिर्फ लोकल के लिए होती है, तो आप कहेंगे सर ऑटो, और एक रजिस्टर भी होती है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। और स्टैटिक जो होती है दोस्तों स्टोरेज क्लास, ये लोकल और ग्लोबल दोनों के लिए काम करती है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर एक्सटर्न जो है वो ग्लोबल के साथ में वर्क करते हैं, तो करते क्या है ये और काम कैसे होता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि सर ये कैसे काम करते हैं और इसको प्रोग्राम कैसे बनाए, ठीक है, इनकी वर्किंग समझते कैसे। तो आप इसको लोकल के साथ में काम करने के लिए बनाएंगे तो ये एरर देने वाला है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस कब है, ठीक है, जब ये मल्टीफाइल प्रोग्राम हो, तो हम लोग लिखते हैं यूज इन मल्टीफाइल प्रोग्राम या प्रोजेक्ट। अगर हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल है तो एक्सटर्न की यूज हो जाता है, नहीं तो हम लोग इसका यूज भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझते हैं ये क्या करता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए, अब दोस्तों मेरे पास में एक फाइल है जिसको मैंने नाम दिया first.c, ठीक है। ये मेरी एक सिंगल फाइल है और मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल फाइल में एक्सटर्न के साथ में क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर मेन, ये हमारा मेन है, ठीक है। और यहाँ हमने क्या रिटर्न 0 और ये हमारा खत्म। और हमारी जो हेडर फाइल्स है वो हमने यहाँ लिखी है, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ इंटीजर स्टैटिक इंटीजर, ठीक है, स्टैटिक इंटीजर a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग सेट कर लेते हैं 0। क्या सेट कर लेते हैं दोस्तों, 0 सेट कर लेते हैं। चलिए, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ %d, a। तो आपसे पूछोगे कि भाई ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू क्या है 0, तो आपने क्या सेट कर दी 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0, इट्स ओके। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं लिखता हूँ एक्सटर्न, क्या लिखता हूँ एक्सटर्न। चलो मैं पहले वो समझा तो दूँ आपको कि एक्चुअली में इसने वर्क कैसे किया, स्टैटिक इंटीजर ए। अब चलो मैं इसकी वैल्यू 10 कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ 10, फिर समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर भी कर रहे हो और डिफाइन भी कर रहे हो दोस्तों। यहाँ पर दो वर्ड होते हैं, डिक्लेयर और डिफाइन, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको एक्सटेंड समझ में आ जाएगा। डिक्लेरेशन क्या होता है दोस्तों, डिक्लेरेशन किसी भी चीज का डिक्लेरेशन, जैसे दो ही चीज होती है जिसका हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन एंड वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन केवल कंपाइलर के काम आने वाली चीज है जो सिर्फ उसके बारे में जानकारी देता है, वो बनाता नहीं है। जैसे मान लेते मैं कहता हूं कि इंट ए, ये एक डिक्लेरेशन है, इसका मतलब है कि कंपाइलर इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम ए रखा जाएगा। तो ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, इसके बिहाफ पर ए बनाया नहीं जाता। फिर मैं कहता हूं इंट ए एक डेफिनेशन है, ठीक है, मैं चलो मान लेता हूं, इसको कहता हूं ये डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि यहां पर कंपाइलर इंट टाइप का ए वेरिएबल को बनाएगा। तो बनता कब है वेरिएबल, जब डेफिनेशन हो, और जब डिक्लेरेशन आता है तो वेरिएबल बनता नहीं है, सिर्फ उसके बारे में जानकारी दी जाती है, वो भी कंपाइलर के यूज में आती है और हमारे काम की नहीं आती। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जब हम लोग नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हम लोग जनरली लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 5 है ना, या इंट ए, तो ये डिक्लेरेशन भी है और ये डेफिनेशन भी है दोस्तों। तो जब हमने यहाँ पे लिखा, सपोज करो मैं यहाँ लिखूं इंटीजर b इक्वल टू 6, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो b है, इंटीजर b, ये डिक्लेरेशन भी है और डेफिनेशन भी है। मतलब इसके बिहाफ पर हमारा वेरिएबल जरूर बनेगा। अगर मैं यहाँ से 6 को हटा भी दूं तो भी ये डिक्लेरेशन है और डेफिनेशन है। मतलब किसी भी हालत में हमारा कंपाइलर इसके पीछे b जरूर बनाएगा जिसकी वैल्यू गार्बेज है। मतलब डेफिनेशन भी है और डिक्लेरेशन भी है, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। हाँ, फंक्शन के केस में आपको डेफिनेशन और डिक्लेरेशन अलग मिलते हैं, लेकिन वेरिएबल की मोस्टली केसेस में आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक ही सिंटेक्स में मिल जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये दिखता नहीं, आप इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिख रहे हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूं यहाँ पर डिक्लेरेशन भी है और डेफिनेशन भी है, उसी तरह से यहाँ से भी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, मतलब हर तरह के वेरिएबल के लिए डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक जैसी होती है। तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पर आपने जैसे ये लिखा
तो स्टैटिक ये फोर्स कर रहा है कि इस वेरिएबल का लिंकेज जो है, इस वेरिएबल का जो यूज है वो इस फाइल में ही हो सकता है और कहीं फाइल में जाकर हम इस ए का यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा करने पर हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 10 हो चुकी है क्योंकि ये डेफिनेशन भी है, प्लस इसका जो लिंकेज है वो हमने कर रखा है इंटरनल लिंकेज, मतलब फाइल के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये हमारा सबसे पहले जब प्रोग्राम शुरू होता है मेन से, उससे पहले ये हमारा बन जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ए बन गया, ए के अंदर वैल्यू 10 हो गई। नाउ अब प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से होगी, मेन से होगी। ठीक है, मेन में आएंगे, यहाँ पर हमने बी लिखा तो बी भी बन गया, लेकिन बी की क्या वैल्यू थी, कुछ नहीं दी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, गार्बेज होगी, क्योंकि इसके आगे ऑटो लिखा हुआ है और ऑटो वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज। अब मैं ए को प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो ए है इसकी मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो काम हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है जब हम लोग एक्सटर्न यूज कर रहे हैं। तो ये तो स्टैटिक वाला था, तो पुराना था, और साथ में हमने ये भी देख लिया कि डिक्लेरेशन डेफिनेशन हमेशा एक जैसी रहती है, एक ही लाइन के अंदर डेफिनेशन डिक्लेरेशन हो जाती है। फंक्शन के केस में डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोस्तों अलग अलग बनाई जाती है। तो फंक्शन अगर हमारे पास में है तो उसका डिक्लेरेशन अलग है और डेफिनेशन अलग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और प्रोग्राम की, हैश इंक्लूड। चलिए मैं इसको पहले फाइल का नाम लिख देता हूँ। ये जो फाइल मेरी उसका नाम है first.c। ठीक है, चले यहाँ मैं हैश इंक्लूड मान लिख ही देता हूँ। मानना क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल। नाउ ये मेरा मेन, इंट मेन। ठीक है, और ये हमारा मेन फिनिश, और हमने क्या कर दिया, रिटर्न 0। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने लिखा एक्सटर्न, क्या लिखा, एक्सटर्न इंटीजर ए। ठीक है, नाउ अब इसकी हम लोग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ ए, और ए की वैल्यू प्रिंट। तो जैसे दोस्तों हम लोग ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ आ जाएगी एरर, जबकि अगर मैं यहाँ स्टैटिक लिख दूं तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी 0। तो अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक लिखूं तो ये आउटपुट देता 0, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक लिखने पर ए बन जाता और ए की वैल्यू 0 सेट हो जाती। लेकिन अभी यहाँ पर एक एरर है दोस्तों। अगर हम लोग लिखें यहाँ पर एक्सटर्न, तो एरर क्यों है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर एरर है। एरर क्यों है वो देख लीजिए, और एरर क्या है वो भी देख लीजिए। एरर ये है कि अभी तक ए बना नहीं है, मतलब जब किसी भी वेरिएबल के आगे आप एक्सटर्न लिख देते हैं, स्पेशली ग्लोबल के आगे, लोकल के आगे हम लोग लिखते नहीं है, अगर किसी भी वेरिएबल के आगे हमने एक्सटर्न लिख दिया है दोस्तों, तो वो सिर्फ डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है। बाकी हर वेरिएबल के साथ में, चाहे स्टैटिक हो चाहे वो ऑटो हो, वो डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों साथ में होता है। डिक्लेरेशन मतलब उसकी जानकारी और डेफिनेशन मतलब उसको बना दिया। बट यहां पर हमने क्या किया है, एक्सटर्न लिखा है। क्या लिखा दोस्तों, एक्सटर्न ए। तो वापस देख लेते हैं इसको हम लोग वापस देख लेते हैं। हमने लिखा है एक्सटर्न इंटीजर ए। तो दोस्तों अगर इस वेरिएबल आगे हमने लिख दिया एक्सटर्न, तो एक्सटर्न यहाँ पर ये नोटिफाई करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है। मतलब यहाँ पर इस प्रोग्राम में कोई भी ए नहीं बना हुआ है। अगर कोई ए है ही नहीं तो आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते, ये एरर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जनरली जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, इंटीजर b इक्वल टू 10। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ b, तो यहाँ कोई एरर नहीं है क्योंकि हमने b बनाया। ठीक है, और चलो इसकी वैल्यू भी नहीं डालता हूँ मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू भी नहीं डालता हूँ। यहाँ पे b बनाया, यहाँ पे b बन चुका है दोस्तों, b बन चुका है, और b के अंदर वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू, और यहाँ पर वो वैल्यू प्रिंट भी हो रही है। तो जैसे हम लोग करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी और हमारे पास में b की जो भी गार्बेज वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों है इस लाइन में दोस्तों। फिर ध्यान से सुनिएगा, डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल की जानकारी, और डेफिनेशन मतलब वेरिएबल को मेमोरी में बनाने की बात हो रही है। तो ये दो अलग अलग चीजें, दोनों एक ही लाइन में हमारा काम हो जाता है। लेकिन यहां जब क्या हुआ, यहां हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहां हमने लिख दिया है एक्सटर्न इन ए के आगे। तो जब किसी भी वेरिएबल के आगे हम लोग एक्सटर्न लिख देते हैं तो दोस्तों वो बनता नहीं है, वो सिर्फ डिक्लेरेशन है, प्योर डिक्लेरेशन है। ये मेन हमारा, और ये रिटर्न 0। तो यहां पर ए बना ही नहीं है, और अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट ऑफ ए, तो ये मुझे दे देता है एक एरर। क्या दे देता है, एक एरर। ये कहेगा कि सर
हमारे पास में ए है ही नहीं, ए को बनाया नहीं गया, तो आप ए के बारे में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों प्रिंट कर रहे हैं, ए तो है ही नहीं। तो जैसे अगर प्रिंट करने की कोशिश भी करेंगे तो कहेगा भैया ए तो है ही नहीं, तो ये लीजिए एरर। तो यहाँ हमारे पास में एरर मिल जाती है। तो दोस्तों यही वो रीजन है जब हम लोग कहते हैं कि एक्सटर्न को लिखने पर ये सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, ऐसा करने पर ए बनता नहीं है। इसीलिए उसको सिंगल फाइल में काम में कभी नहीं लेंगे हम लोग, और लेंगे तो यहाँ पर इस प्रोग्राम बनाएंगे तो ऐसे एरर आएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटर्न का फिर काम क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्न को काम लेना है अगर आपको, तो आपको मल्टी फाइल प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वही उसका प्रैक्टिकल यूज है। अब मल्टी फाइल प्रोग्राम बना के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर देखते हैं एक्सटर्न का कैसा काम करता है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट डॉट सी है दोस्तों, ये मेरी एक फाइल हो गई, और एक फाइल ये होगी सेकंड डॉट सी, ठीक है। नाउ अब सेकंड डॉट सी के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिखा है, ग्लोबल वेरिएबल ए, जिसकी वैल्यू मैंने सपोज करो 10 कर दी है या फिर 20 कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आगे ना तो लिखा स्टैटिक भी नहीं लिखा हुआ है, स्टैटिक लिख दिया, तो ये जो वेरिएबल है वो इस फाइल के लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाता, हम लोग चाहकर भी इस एक को यहाँ पर यूज नहीं कर पाते। नंबर 2, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये किसी फंक्शन में नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसा कर देने से यहाँ पर डिक्लेरेशन भी है और डेफिनेशन दोनों है, तो ऐसा कर देने पर हमारे पास में ए बन जाएगा जिसकी वैल्यू 20 है, ठीक है। और ये हमारे प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब ये किसी फंक्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। नाउ अब हम आते हैं फर्स्ट डॉट सी में, यह हमने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, और यह हमारी हेडर फाइल, ताकि हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ काम में ले सकें। फिर मैंने यहाँ पर दोस्तों इंटीजर मेन लिख दिया, जो कि हमारे प्रोग्राम का इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन से होती है, और मेन को जनरली हम लोग इंट रखते हैं और लास्ट में रिटर्न 0 देते हैं। नाउ अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ %d_a, और जैसे मैं इतना प्रोग्राम लिखकर इसको रन करूंगा तो ये दे देगा एक एरर। क्या दे देगा, वो कहेगा भैया ए जो है वो डिफाइन नहीं है, यहाँ पर ए इज नॉट डिफाइन, ए यहाँ पर डिफाइन नहीं है, मतलब ए को बनाया नहीं गया, मतलब ये जो ए है वो ये वाला ए नहीं ले पा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पर ए को बनाएंगे, लेकिन उसका सिर्फ डिक्लेरेशन देंगे, डेफिनेशन नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सटर्न, क्या लिखूंगा, एक्सटर्न इंटीजर ए। तो ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ए की डिक्लेरेशन है, यहाँ पर नया ए नहीं बनेगा, क्योंकि ए तभी बनता है जब उसकी डेफिनेशन आती है, और एक्सटर्न लिखने पर डेफिनेशन कभी नहीं आती। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिक्लेरेशन है कि हमारे पास ए जो है एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन हो गया, तो डिक्लेरेशन होने से क्या होगा, यहाँ पर ए नहीं बनेगा। नंबर 2, वहाँ पर एक्सटर्न ये फोर्स करता है कि यहाँ पर जो ए है वो एक्चुअली में एक एक्सटर्नल वेरिएबल है। एक्सटर्नल मतलब कहीं और से आया हुआ है, कहीं और का वेरिएबल है जो यहाँ पर ए नाम से डिनोट किया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये पूरी फाइल में ढूंढेगा भाई ए कहाँ पर है, ये पूरी फाइल में ढूंढेगा ए कहाँ पर है, ठीक है। एक्सटर्न कहेगा भैया ए ये रहा, तो क्या करेगा, इंट एक्सटर्न इंट ए लिखने पर ये इसको डिनोट कर देगा, मतलब हमारा जो ये ए है वो नया ना बनकर इसी ए को डिनोट कर दिया, हमने इसी ए को रेफर कर दिया कि भैया यहाँ पर जो ए है इस फाइल में वो ए ये वाला ए है। नाउ अब हमने रेफरेंस तो दे दिया, और हमने यहाँ पर लिख दिया इंट ए, यहाँ से इसको रेफरेंस मिल गया कि जब भी हम ए की बात करेंगे एक्चुअली में ये जो ए है वो नया ए नहीं है, वो ये वाला ए की बात होगी। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो यहाँ पर ए की बात हो रही है, ये वाला, ये कहता है ए की वैल्यू प्रिंट करो, तो ये पूछेगा भैया कौन सा है, वो कहेगा भैया ए जो यहाँ पर काम में लिया जा रहा है वो एक्सटर्नल है कोई, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए है वो ये वाला ए प्रिंट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सटर्नल किस वे से काम करता है। तो वापस देख लीजिए इस एग्जाम्पल को दोबारा। सबसे पहले हमें 2 फाइलें लेनी है, ठीक है। 2 फाइल लेने के बाद में हमने यहाँ पर लिखना है इंट ए इक्वल टू 20, बस खाली ये लिख दीजिए और कोई फंक्शन मत बनाइएगा आप। तो यहाँ करने पर ये आपका डिक्लेरेशन भी है, डेफिनेशन भी है, क्योंकि ये डेफिनेशन भी है तो यहाँ पर ए बन जाएगा जिसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। यहाँ तो खत्म हो गया। फिर हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम में, और हमने प्रोग्राम में लिखा है कि भैया ये मैं मिटा देता हूँ, हमने अपने प्रोग्राम में लिखा है कि भैया हमें ए को प्रिंट करना है, इस वाले ए को। तो वो कहता है कि ए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इस फाइल में ए की कोई जानकारी नहीं है, तो वो चाहकर भी ये वाला ए नहीं ले सकता है, ये दे देगा एरर। क्यों दे देगा, क्योंकि ये हमेशा अपनी फाइल में ही ढूंढेगा। तो क्या करे, वो इस ए को यूज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंट ए। अगर दोस्तों हम लोग इंट ए लिखेंगे तो यहाँ पर ए दोबारा नया बन जाएगा, ठीक है, ये दोबारा बन गया है। और ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। कितनी होगी, 0, क्योंकि हमने कोई वैल्यू डाली नहीं तो एक नया ए बन गया। अब ये जो ए है वो यही ए है, तो इसने क्या प्रिंट किया, 0 प्रिंट किया है, ठीक है। बट हम लोग अभी भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो ये वाला ना होकर ये वाला बने, तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर नया ए नहीं बनाना है, जैसे कि यहाँ अभी बना हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सटेंड। क्या लिख देंगे दोस्तों, एक्सटेंड। तो एक्सटेंड करने पर क्या होगा, एक्सटेंड करने पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पर कोई ए नहीं बनेगा। पहली बात तो आप याद रखें, यहाँ पर कोई ए नया ए नहीं बनेगा। नंबर 2, तो आप कहेंगे सर यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपने कोई एक्सटर्नल वेरिएबल है जिसको आप लोग यहाँ से रेफर कर रहे हो, यहाँ पर कोई नया ए नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये दूसरी सारी फाइलों में जितनी भी फाइल हमने बनाई सब में जाकर चेक करेगा और वहाँ पर सर्च करेगा कि भाई इंट ए नाम का कोई एक्सटर्नल वेरिएबल है वहाँ पर। वो कहेगा यस, यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम ए था, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको यहाँ से रेफर दे देगा। वो बोलेगा कि भैया मैं यहाँ पर जो ए हूँ इस फाइल में, वो मैं खुद वाला ए नहीं हूँ, वो बाहर वाला ए, मैं उसी को डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ए है वो इस ए को डिनोट कर रहा है, इस ए के बारे में जानकारी दे रहा है। नाउ अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ हमने कहा कि भाई ए की वैल्यू प्रिंट कीजिए, तो ये सबसे पहले अपने फाइल से पूछेगा भैया मुझे ए चाहिए, ए कहाँ है, तो हम कहेंगे ये रहा ये कहता है कि भैया मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो आपको यहाँ तक भेज दूंगा। तो होता क्या है, ये एक्चुअली में यहाँ पहुँच जाता है और इस तरह से इसकी जो वैल्यू 20 है वो हम लोग यहाँ एक्सेस कर पाते हैं। तो इस केस में आंसर आएगा 20। तो दोनों दोस्तों मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए यहाँ पर, दोनों के अंदर अलग मेथोडोलॉजी यूज की है। एक के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड से समझाया था, एक के अंदर मैंने आपको इंट ए से भी समझा दिया और एक्सटेंड इंट ए से भी समझा दिया। दोनों केसेस में अलग काम होते हैं। जब आप इंट ए लिख रहे होते हैं केवल इतना सा, तब तो आपका वेरिएबल नया बन जाता है और उस नए वेरिएबल की यहाँ पर बात हो रही है। और जब आप लिखते हैं एक्सटेंड इंट ए, उस केस में यहाँ पर कोई भी नया वेरिएबल नहीं बनता और ये कहता है कि भैया यहाँ पर जो वेरिएबल है ये यहाँ का नहीं, ये कहीं एक्सटर्नली डिनोट कर रहा है, एक्सटर्नली किसी को बता रहा है, किसी की पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये एक्चुअली में पॉइंट आउट कर रहा है इस ए की जो दूसरी फाइल में है, ये इसी को पॉइंट आउट करता है। नाउ अब ये जो प्रिंट ए है वो कहता है कि भाई मुझे ए प्रिंट करना है, तो ये देखेगा ए यहाँ है या नहीं। तो यहाँ पर जानकारी मिल गई भैया जो ए है वो कोई बाहर वाला ए है, तो ये जाएगा उस बाहर वाले ए को लेके आ जाएगा। अगर ये लाइन नहीं होती दोस्तों, है ना, ये लाइन अगर मैं हटा दूं तो ये सिंपली एरर है। वो कहता है कि आप इस तरह से दूसरी फाइल का वेरिएबल नहीं ला सकते यहाँ पर। तो यहाँ अब क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई भी वेरिएबल अगर प्रिंट होना है या उस पर हमें काम करना है तो उस फाइल में उसके बारे में या तो उसकी डेफिनेशन हो या उसका डिक्लेरेशन हो। क्योंकि इस पूरी फाइल में first.c के अंदर इस ए के बारे में कहीं जानकारी हमने नहीं दी है, तो हम लोग किसी भी वे से इस ए को यूज नहीं कर सकते। ये सिंपली एक एरर है, अनडिफाइंड सिंबल ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ए को अभी तक बनाया नहीं गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस केस में क्या है और इस केस में क्या हो रहा है। ये सेकंड केस में ले लेता हूँ इंट ए। इस केस में यहाँ पर एक नया ए बनेगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और वो इसी ए को प्रिंट कर देगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि यहाँ पर ए को जानकारी तो मिल गई, क्या भाई मुझे ए की जानकारी मिल चुकी है और जानकारी हमने क्या दी कि यहाँ पर कोई नया ए नहीं बनाया, क्योंकि ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, इसमें डेफिनेशन नहीं होता। तो यहाँ कोई नया ए नहीं बनाया, ये जो ए है वो किसी बाहर वाले ए को रेफर कर रहा है, मतलब किसी बाहर वाले को ले जा रहा है। तो ये क्या करता है, ये कहता है ए कौन सा है, ये कहता है भैया ए ये वाला है। इस तरह से ये जो 20 है वो इस प्रोग्राम में आकर प्रिंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये एक्सटर्नल वेरिएबल समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एक्सटर्नल लोकल के साथ काम करता है या कोई लोकल वेरिएबल एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, तो इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। और मैंने आपको पहले ही मना किया था कि कोई भी हमारा जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो लोकल नहीं हो सकता। आप ध्यान सुनिएगा, एक्सटर्नल वेरिएबल लोकल वेरिएबल कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा ग्लोबल होगा। अब मैं यहाँ ऐसा कुछ लिखने वाला हूँ जहाँ आपको ये डाउट हो सकता है कि नहीं सर आपने मना किया और फिर भी आप बना रहे हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए मैं पूरा बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ दोबारा और वापस शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, और ये आपको और बेटर ढंग से समझाएगा एक्सटेंड के बारे में। तो एक हमारे पास फाइल है first.c और एक हमारे पास फाइल है second.c। ठीक है, यहां मैं एक फंक्शन ले लेता हूं दोस्तों। क्या ले लेता हूं, एक फंक्शन void hello। ठीक है, करेक्ट है। नाउ यहां मैंने एक ले लिया है इंटीजर a इक्वल टू 5 और यहां मैंने ले लिया इंटीजर b इक्वल टू 6। ठीक है, चलो आप इसको लेते भी नहीं, हम लोग इतना छोड़ देते हैं। तो मैं अगर पूछूं ये कौन सा वेरिएबल, आप कहेंगे सर ये तो ग्लोबल वेरिएबल है। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और यहाँ एक वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 5 है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें कौन बड़ी चीज़ है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी फाइल पर first.c पर। तो मैं ये मान के चलता हूँ आपने हैश इंक्लूड लिख लिया होगा दोस्तों, ठीक है, बार बार मत लिखेंगे हम लोग, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इंट मीन, ठीक है। अब जब प्रोग्राम बनाएंगे तब आप लिख लीजिएगा हैश इंक्लूड वगैरह जो भी है ना ऊपर की तरफ। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन प्रोग्राम पर। नाउ अब हमने लिखा है कि भैया प्रिंट कीजिए ए की वैल्यू को, प्रिंट कीजिए ए की वैल्यू को। तो यहाँ पर प्रिंट में लिख दिया %d, a। तो यहाँ पर जो a है तो सबसे पहले ये प्रिंट होने से पहले a को इस फाइल में ढूंढेगा। क्या इस फाइल में आपको a की कुछ भी जानकारी मिल रही है, कोई डिक्लेरेशन या कोई डेफिनेशन मिल रहा है? आप कहेंगे सर नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो यहाँ पर सिंपली एक एरर आ जाएगी, अनडिफाइंड सिंबल ए के बारे में इसके पास में कोई चीज़ नहीं है, ना तो उसके पास कोई डिक्लेरेशन है ना उसके पास में कोई डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली एरर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सटर्न इंट ए। तो आप कहेंगे सर ये तो लोकल वेरिएबल था ए, है ना, ये लोकल वेरिएबल ए था और आपने इसको आगे एक्सटर्न लिख लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मना किया था कि लोकल वेरिएबल एक्सटर्न नहीं हो सकता। तो दोस्तों वापस ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, और ये जो है ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन है। क्या है दोस्तों? डिक्लेरेशन। मैं बात कर रहा हूं लोकल और ग्लोबल की, वो ये है, ये जो है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, एक्सटर्नल ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करता है, ना कि लोकल को। मतलब ग्लोबल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी कैसे कर रहा है? ये सिर्फ वो डिक्लेरेशन है। यहां पर आएंगे ए को बोलेंगे भैया ए की वैल्यू प्रिंट करो। अब ए क्या करेगा, वो ढूंढेगा क्या मेरे पास इसका कोई डेफिनेशन या डिक्लेरेशन है। तो डेफिनेशन तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो ए कभी बना ही नहीं इस फाइल में, बट यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे रखा है कि भैया ए जो है वो कोई एक्सटर्नल वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इसको रेफर कर दिया जाएगा कि भाई ये इस वाले ए की बात हो रही है और हम लोग इस वाले ए को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है इस एक्सटर्न की। अब ये जो डिक्लेरेशन है ये लोकल और ग्लोबल, मतलब ये ऊपर भी आ सकता है मेन के, और मेन के अंदर भी आ सकता है, किसी भी फंक्शन में आ सकता है और किसी फंक्शन के ऊपर भी आ सकता है। ये डिक्लेरेशन है। तो ये जो है एक्सटर्नल, ये एक्चुअली में ये है एक्सटर्नल वेरिएबल हमारे लिए। ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पर एक्सटर्नल वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल है, ये सब सही है। अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसा करूं, यहां मैं लिख दूं इंटीजर a इक्वल टू 5, तो ये वेरिएबल क्या है, ये ग्लोबल है या लोकल है? आप कहेंगे सर ये तो लोकल है। अगर ये लोकल है दोस्तों तो क्या होगा, यहां पर एक्सटर्नल लिखा ए। अब ये एक्सटर्नल ए ग्लोबल में जाकर ढूंढ रहा है कि क्या भाई कोई ए है क्या, क्योंकि एक्सटर्नल किसी ग्लोबल को तो रेफर कर सकता है लेकिन किसी लोकल को रेफर नहीं कर सकता। तो यहाँ एक एरर आ जाएगी, भाई अनडिफाइंड सिंबल ए को बनाया नहीं गया। आप कहेंगे सर ए को बनाया ना, ये रहा ए, बट ये लोकल वेरिएबल है, आप इसको यहाँ पर इस फाइल में एक्सटर्नली यूज नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि एक्सटर्नल वेरिएबल जो है वो हमेशा ग्लोबल के साथ में वर्क करते हैं, लोकल के साथ में वर्क नहीं करते। ठीक है, आप समझ गए ना, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएबल जो है वो आपका लोकल नहीं होना चाहिए। ये है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल जो कि यहाँ पर काम में ले रहे हैं। तो किसी वेरिएबल के आगे एक्सटर्नल लिखने पर ये एक्सटर्नल नहीं होता, ये है एक्सटर्नल। ये वेरिएबल यहाँ आ रहा है इसलिए ये एक्सटर्नल हुआ है। बस ये लाइन क्या कर रही है, ये इसको रेफर करने की कोशिश करती है, फिर ये देखती है कि भैया ये तो लोकल है, इसको तो रेफर नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर दे देगा एरर। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ लिखूँ इंट a इक्वल टू 5, तो यहाँ पर ये वाला a हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ डिक्लेरेशन है जो कि इसको रेफर कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि हमारे पास में एक्सटर्नल जो वेरिएबल है एक्चुअली में ये नहीं है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल नहीं है, ये है एक्सटर्नल। ये जब वेरिएबल इस फाइल में आएगा तो ये एक्सटर्नल बनेगा ना, तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल वेरिएबल की बात हो रही है, ना कि ये सिर्फ डिक्लेरेशन है दोस्तों। इसको आप एक्सटर्नल वेरिएबल मत समझिएगा, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। ये वेरिएबल जो कि एक फाइल में बना हुआ था, जब ये अपनी फाइल छोड़कर किसी दूसरी फाइल में यूज में आ रहा है तो वो इस फाइल के लिए first.c के लिए ये वाला जो वेरिएबल है वो एक्सटर्नल जैसे वर्क करता है। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, भाई मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं अपने ही कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो इंटरनल हुआ, और मैं अगर किसी दूसरी कॉलेज में जाकर काम कर रहा हूँ, वहाँ जाकर कोई इंटरव्यू वाइवा ले रहा हूँ, तो मैं वहाँ के लिए एक्सटर्नल हो गया। उसी तरह से ये जो है वेरिएबल, ये अगर इसी फाइल में काम आ रहा है तो ये इसके लिए इंटरनल हो गया, और अगर यही वेरिएबल दूसरी फाइल में जा रहा है
दूसरी फाइल में काम में लिया जा रहा है तो वहां पर ये एक्सटर्नल कहलाएगा। तो ये वेरिएबल आपका एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। और जाहिर सी बात है कि ये वेरिएबल आपका ग्लोबल ही होना चाहिए। अगर लोकल होगा तो लोकल तो वैसे भी फंक्शन से बाहर नहीं निकल पाता, तो फाइल से बाहर क्या निकलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब फंक्शन में कोई वेरिएबल है तो वो फंक्शन ही नहीं छोड़ पा रहा, वो फंक्शन के बाहर ही काम नहीं आ रहा है, इसी फाइल का दूसरे फंक्शन में भी काम ही नहीं ले सकते लोकल को, तो वो तो फिर फाइल छोड़ने वाली बात ही नहीं हो रही उससे। तो सिर्फ ग्लोबल है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल ये सिर्फ और सिर्फ इसको पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर एक नया ये मत बनाइए, यहाँ पर एक जो है वो एक्सटर्नल आएगा, मतलब कहीं से आएगा, तो ये इसी को रेफर कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एक्सटर्नल जो है वो हमेशा ग्लोबल क्यों होते हैं। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं लोग, स्टूडेंट समझ लेते हैं सर ये है एक्सटर्नल वेरिएबल, ये तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब इसको याद रखिएगा बस। तो ये हुआ दोस्तों हमारे पास में एक्सटर्नल का प्रॉपर यूज और इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको अंदर लिखते हैं या बाहर लिखते हैं, इसका क्या फायदा। चलो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि अंदर बाहर का फायदा क्या है। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को छेड़ूंगा नहीं। ठीक, ये प्रोग्राम मेरे लिए वैसे ही रहेगा ना। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि यहाँ अंदर और फंक्शन के अंदर लिखने से या बाहर लिखने से क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों दो लेता हूँ हमारे क्लास में, वॉइड हेलो, या हेलो तो वहाँ ले लिया, तो मैं यहाँ पर वॉइड हाई ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ %d, एक को प्रिंट कीजिए। ठीक है, नाउ यहाँ मैंने लिखा इंटीजर में, ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत होती है। यहाँ जाकर भी मैंने लिखा भैया एक को प्रिंट कीजिए, तो ये हमने एक को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 तो हमने मेन के लिए लिखा क्योंकि मेन इंट है। और यहाँ पर ये प्रोग्राम की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ दोस्तों कि भैया ये जो वेरिएबल है, ठीक है, वो जब इस फाइल में आएगा तो वो क्या बन जाएगा, इस फाइल के लिए एक्सटर्नल बन जाएगा। अब मुझे बताइए इस एक का यूज आपको हाई में करवाना है या मेन में करवाना है या दोनों में करवाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ हाई में यूज चाहिए, मेन में यूज नहीं करवाना किसी भी तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे एक्सटर्न इंट ए। तो यहां पर ये जो ए होगा वो ये वाला ए होगा और ये जो है वो इसी को रेफर कर रहा है। ठीक है, यहां तो कोई एरर नहीं है, लेकिन यहां एरर आएगी दोस्तों। यहां पर ये कहेगा भैया ए, मैं एक को एक की बात कर रहा हूं, तो ये कहेगा भाई मेरे पास ना तो कोई डिक्लेरेशन है, कोई रेफरेंस है, ना ही कोई डेफिनेशन है, ना कोई डिक्लेरेशन है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन आपने सिर्फ इसके लिए किया है। तो ये काम हम लोग तब करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि इस एक का यूज केवल हाई करें। अब मैं अगर इसको ऐसा कर दूं दोस्तों, वॉइड हाई, अगर मैं यहां लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं, मेन के अंदर लिख देता हूं क्या, एक्सटर्न इंट ए। तो मेन में जो ए लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ए को प्रिंट होने की बात हो रही है, उसके लिए तो हमने रेफरेंस दे दिया, पर हाई वाले में कहीं दिया ही नहीं। हाई में जो ए प्रिंट हो रहा है उसके बाद हमने हाई को बताया नहीं कि भैया ए कहाँ से लाना है, तो यहाँ एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं यहां लिखूं दोस्तों एक्सटर्न इंटीजर ए, तो ये जो डिक्लेरेशन है ग्लोबल डिक्लेरेशन है और ये इसको रेफर करेगा। ठीक है, और इस वजह से यहां पर ये यहां पे भी काम में ले सकते हो और यहां पर भी काम में ले सकते हो। इसका मतलब है कि डिक्लेरेशन, आपको लगता है कि सर मुझे हाई में यूज करना है, तो आप हाई में यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेन में भी 2 बार कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल इंट ए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल इंट ए। तो आपको हर फंक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ऊपर लिख दीजिए कॉमन। तो ये डिक्लेरेशन सबके लिए ग्लोबल है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, और इसकी वजह से सब लोग ए को यूज कर पाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखता दोस्तों, और मुझे चाहिए कि भाई मेन में तो मुझे कभी प्रिंट नहीं करना है ए को, मुझे सिर्फ एक ही बात यही करनी है, तो ठीक है, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, और ये ए जो है वो यही वाला ए हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन में आप यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करोगे तो एरर, नहीं करोगे तो कोई एरर नहीं है। तो ये फर्क पड़ता है इंटरनल डिक्लेरेशन का, मतलब लोकल डिक्लेरेशन का और ग्लोबल डिक्लेरेशन का। तो ये अभी लोकल डिक्लेरेशन है, लोकल डिक्लेरेशन का यूज केवल लोकल ही किया जा सकता है, यहाँ कोई भी चीज इस डिक्लेरेशन को यूज नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ऊपर लिख दूं तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन हो जाता है, और इस चीज का यूज हाई भी कर सकता है और मेन भी कर सकता है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी बात एक्सटर्नल को लेकर। तो आई थिंक आपको एक्सटर्नल पूरी की पूरी आपको जानकारी मिल चुकी होगी एक्सटर्नल के बारे में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्टर के बारे में कि रजिस्टर ऑटो क्लास क्या है। तो देखते हैं रजिस्टर वर्क कैसे करता है। ठीक है,
चलिए, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल जिनके आगे हम लोग रजिस्टर लिख देते हैं उनको रजिस्टर वेरिएबल भी कहते हैं। रजिस्टर वेरिएबल और ऑटो वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आप 99% इनमें जो क्वालिटी होती है वो सेम होती है, सिर्फ 1% क्वालिटी का फर्क रहता है। मतलब कैसे भाई, ऑटो मतलब कभी भी ग्लोबल वेरिएबल ऑटो नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ा था। उसी तरह से ये जो रजिस्टर है ये कभी भी ग्लोबल के साथ काम नहीं करेगा। तो विथ ग्लोबल अगर मैं बात करूं, विथ ग्लोबल ये काम करेगा ग्लोबल वेरिएबल, तो आप कहेंगे सर नहीं, ये ग्लोबल के साथ काम नहीं करेगा। फिर मैं कहूँगा विथ लोकल, ऑटो क्या लोकल के साथ काम करता है? आप कहेंगे यस सर, लोकल ऑटो के साथ काम करता है। अब जिस तरह से ऑटो जो है लोकल के साथ काम करता है, उस तरह से रजिस्टर भी लोकल के साथ काम करेगा, है ना। तो ये सेम प्रॉपर्टी चल रही है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऑटो होते हैं ये वेरिएबल क्या होते हैं कि ऑटो वेरिएबल फंक्शन की शुरुआत में बन जाते हैं, जब फंक्शन शुरू होता है तभी इनका डेफिनेशन आती है, तभी बन जाते हैं, और फंक्शन के एंड पर ये मर जाते हैं, ठीक है। तो इनका लाइफ टाइम जो है वही लाइफ टाइम रजिस्टर का होता है। तो मतलब ये क्रिएटेड एट डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, डेफिनेशन इन फंक्शन, दे क्रिएटेड एट डेफिनेशन इन फंक्शन। फंक्शन में जहां भी आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जहां भी आप उसका इंट ए लिखेंगे ना, रजिस्टर इंट ए, वहां पे बन जाएगा, ठीक है। एंड विथ मतलब मर जाते हैं, हट जाते हैं मेमोरी से, उसको हटा जाते हैं। विथ एंड ऑफ फंक्शन, जैसे ही फंक्शन खत्म होगा तब ये मर जाएंगे। इनकी लाइफ स्पैन जो है, लाइफ जो टाइम है वो ग्लोबल के मुकाबले काफी कम होता है। जैसे ऑटो के साथ होता है वो इसके साथ नहीं होता है। अब ऑटो को जब हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते, मतलब ऑटो वेरिएबल में जब हम लोग वैल्यू नहीं डालते तो इसकी वैल्यू गार्बेज होती है। उसी तरह से इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब जब इसमें हम लोग वैल्यू नहीं डालेंगे रजिस्टर वेरिएबल में, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? गार्बेज वैल्यू। क्लियर? तो ये सारी की सारी ऑटो वाली प्रॉपर्टी है। इनका जो लिंकेज है, जैसे ऑटो का जो लिंकेज है, लिंकेज मतलब ऑटो का लिंकेज होता है नो लिंकेज। ऑटो का क्या लिंकेज होता है? नो लिंकेज। इसका मतलब है कि जो ऑटो वाले वेरिएबल होते हैं वो अपने फंक्शन में काम आते हैं। उसी तरीके से जो रजिस्टर है इनका भी लिंकेज क्या होगा? नो लिंकेज। मतलब ये सिर्फ उसी अपने फंक्शन में काम आते हैं और कहीं काम नहीं आते। तो अगर मैं इसकी लिंकेज की बात करूं, लिंकेज मतलब एसेसिबिलिटी कि उसको कहाँ तक चला सकते हैं, तो उसकी एसेसिबिलिटी क्या तक होती है? फंक्शन तक ना, टिल फंक्शन। फंक्शन तक ये वैलिड है, फंक्शन के बाहर इनको आप यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारे रजिस्टर की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी जो है वो ऑटो के इक्वल है, लेकिन ये कुछ डिफरेंसेस भी है। वहां पर हमारे पास में दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो आपको समझने और याद करने, ठीक है। पहला ये मैं इरेज कर देता हूं। पहला डिफरेंस ये है कि जो ऑटो वेरिएबल है दोस्तों, जो ऑटो से बनते हैं वो बनते हैं मेमोरी में, बोले तो रैम में। रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर में बनते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहाँ बनते हैं, कहाँ मेमोरी ऑक्यूपाई? तो ये मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, दे ऑक्यूपाई मेमोरी, दे ऑक्यूपाई मेमोरी, ठीक है। इस या दे ऑक्यूपाई स्पेस इन रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है? रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी है, ठीक है। और ये मेमोरी कहाँ होती है? इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। वहां जाकर आपका ये वेरिएबल बनने वाला है। जबकि अगर आप ऑटो से लिखोगे तो वो वेरिएबल कहाँ बनता है? वो वेरिएबल बनता है हमारे रैम के अंदर, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। कैसे फर्क है? तो ये दोस्तों हमारा सीपीयू, ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी जगह होती है जिसका नाम है रजिस्टर। ये है रजिस्टर, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कैशे का नंबर, कैश मेमोरी। फिर इसके बाद में नंबर आता है रैम का। तो रैम हमारे यहाँ पर है। तो ऑटो वाले वेरिएबल यहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों, ऑटो वेरिएबल यहाँ बनाए जाते हैं, जबकि रजिस्टर वाले वेरिएबल आपको यहाँ बनाए जाएंगे। अब आप कहेंगे सर फर्क क्या है? अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करता है वो होता है सीपीयू, ठीक है। सब प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में ईच एंड एवरीथिंग जो रन करता है वो सीपीयू होता है। अब सीपीयू के बहुत नजदीक होता है रजिस्टर, मतलब सीपीयू के अंदर ही है, जबकि रैम थोड़ी सी दूर होती है। तो एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ जितनी दूर है वो उतना टाइम लेती है, और जो चीज़ जितनी नज़दीक है उतना टाइम लेती है। सपोज करो कि मैं आपको कहता हूँ कि आपको पेन उठाना है, जैसे ये पेन पड़ा है उसको उठाना है, तो मुझे कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। अगर यही पेन मैं
मतलब 2-3 किलोमीटर दूर रख दूँ, फिर मैं इसको लिख के आऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई भी वेरिएबल रैम में होता है, ऑटो वेरिएबल जो कि रैम में होते हैं, इनका जो एक्सेसिंग टाइम है, इनका जो चलने का टाइम है प्रोग्राम के अंदर, अगर ऑटो वेरिएबल है तो वो प्रोग्राम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। अगर उसके कंपैरिजन में बात करूँ रजिस्टर के अंदर, तो अगर हमारे प्रोग्राम में रजिस्टर वेरिएबल है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा तेज़ी से काम करेगा, फटाफट एग्जीक्यूशन करेगा उसका, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से वर्क करता है। तो इसका पर्पस क्या होता है रजिस्टर लेने का? तो मोस्टली रजिस्टर तब लिए जाते हैं जब हमें पता हो कि हमारा जो वेरिएबल है वो रजिस्टर में बन जाए और इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो रजिस्टर वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो रजिस्टर से बनाए हमने, ठीक है, इज फास्टर देन ऑटो वेरिएबल, ठीक है। ये उनसे थोड़ा सा तेजी से काम करते हैं। ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब एक चीज और यहाँ पर डिफरेंस है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी छोटा मोटा डिफरेंस है। आप जब किसी वेरिएबल के आगे लिखते हैं ऑटो, क्या लिखते हैं, ऑटो, तो वो श्योर है कि 100% मेमोरी में बनेगा, ठीक है। मतलब इवन, और ये भाई एक कंडीशन मान लेते हैं कि भाई हमारी मेमोरी खाली है। अब मेमोरी पूरी भरी हुई है तब तो कोई कुछ ही नहीं बन पाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप ऑटो लिखते हो तो उस केस में आपका वेरिएबल जरूर बनेगा मेमोरी में, ये बात की गारंटी है। लेकिन अगर आप किसी भी वेरिएबल का अगर रजिस्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रजिस्टर, तो वो रजिस्टर वेरिएबल बनता है। तो रजिस्टर वेरिएबल हमेशा रजिस्टर में बनेगा, ये आपका कंपल्सन नहीं है। यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों। कैसे? जैसे कि ये मेरा सीपीयू है, दिस इज सीपीयू, और सीपीयू के पास होते हैं रजिस्टर। क्या होते हैं? रजिस्टर। नाउ, और अब मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा है रजिस्टर इंट a इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखते क्या होता है। तो क्या होता है, सीपीयू जब किसी भी प्रोग्राम को चलाता है, चाहे वो हमारा प्रोग्राम हो, चाहे वो ओएस हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो, कुछ भी चलाता हो, तो आप जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो होता है मल्टीटास्किंग। मतलब हमारा जो सीपीयू है वो एक समय में एक से ज़्यादा टास्क करता है, ठीक है। मान लेते हैं सीपीयू कोई टास्क T1 परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और एक हमारा प्रोग्राम है P1, ठीक है। तो एक टास्क T है, एक प्रोग्राम P है, ये हमारे पास दो टास्क है, ठीक है, इनको नाम दिया T और P। तो सीपीयू क्या कर रहा है, T को चला रहा है। किसको चला रहा है? T। तो T के जो भी डाटा होगा वो सब रजिस्टर में आएगा, और सीपीयू जो रजिस्टर में आता है उसको रन करता है, तो दोस्तों आज हमें जरूरत पड़ेगी, हमारे जो पहला वीडियो था, पहला और दूसरा जो वीडियो था जिसमें हमने बात करी थी कि आखिर कौन सा वो डाटा है जिसको सीपीयू रन करता है। तो सीपीयू केवल उसी को रन करता है जो रजिस्टर में आता है। तो अगर मैं रैम की बात करूं, है ना, तो जो रैम में होते हैं वेरिएबल, तो वो कैसे चलता है, वो पहले आते हैं रजिस्टर में, फिर इसको सीपीयू द्वारा चलता है। इसका मतलब है ये हमारी रैम है, और रैम के ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है, एक वेरिएबल। ये रैम में है, P2 वेरिएबल कहाँ है, रैम में। अब P2 कब चलेगा डाटा, ये डाटा जो है जो रैम में वो कैसे चलेगा, पहले ये डाटा कहाँ आएगा, रजिस्टर में आएगा। तो यहाँ से T हटाना पड़ेगा, हमें ये डाटा P2 डालना पड़ेगा, फिर ये चलेगा। तो अगर मैं ये P1 डाटा, ठीक है, ये सीधा यहीं बना दूं, मैं यहाँ ना बनाकर सीधा यहीं बना दूं, और तो हमारे सीपीयू इसको फटाक से चला लेगा। इसीलिए इसकी स्पीड बढ़ जाती है कि ये वेरिएबल हमने यहाँ बनाया और जबकि P2 वेरिएबल हमारा मेमोरी में था। तो P2 वेरिएबल पहले रैम से उठकर जाता है रजिस्टर में, फिर सीपीयू उसको चलाता है। तो आप इतना जा रहे हो, पहले रैम में जा रहे हो, फिर आप P2 को लेकर रजिस्टर में जा रहे हो, फिर सीपीयू उसको चला रहे हो, तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा। इससे अच्छा है कि आप कोई भी डाटा, कोई भी वेरिएबल आप सीधा रजिस्टर में बनाइए, है ना। तो अगर ये इतने अच्छा होता रजिस्टर, बहुत अच्छे, अगर ये काम होता हो हमेशा, तो हमेशा हम लोग रजिस्टर यूज़ क्यों नहीं करते? उसका रीज़न सुन लीजिएगा। वो रीज़न ये है दोस्तों कि ये हमारा सीपीयू, ठीक है, ये हमारे रजिस्टर। अब हमने क्या किया, ये हमारी रैम, नाउ ये हमारा वेरिएबल ए। तो हमने लिखा ए, भैया तू रजिस्टर में बन जा, ठीक है। अब ए रजिस्टर में बनने की कोशिश कर रहा है। अगर रजिस्टर खाली है, मतलब अभी यूज में नहीं आ रहा है, सीपीयू के पास में कोई एम्प्टी रजिस्टर पड़ा है, तब तो वो ए बना लेगा, ए बना लिया और हमारा काम हो गया, और हमारा प्रोग्राम भी चल जाएगा, कहीं एरर नहीं आएगी, कहीं इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा रजिस्टर इंटीजर ए, तो अब ए को बनना है। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरा रजिस्टर फुल है, ये रजिस्टर फुल है, इसमें कहीं भी जगह नहीं बची हुई।
अब आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो ए बनाने की, ये रजिस्टर में जो भी चीज़ है वो सब फुल है और ये ऑलरेडी काम में आ रहा है, सीपीयू ऑलरेडी इस रजिस्टर में कुछ डालकर काम में ले रहा है। अब हम उसी समय फोर्स कर रहे हैं कि भैया ए चला जा रजिस्टर में, पर जैसे ए देखेगा पहले सीपीयू से रिक्वेस्ट करेगा, सीपीयू क्या तेरे पास जगह है क्या रजिस्टर में, सीपीयू बोलेगा सॉरी इस बार जगह नहीं मेरे पास। तो क्या होगा, एरर आ जानी चाहिए कि भाई आपका ये वेरिएबल नहीं बन रहा। तो ये प्रोग्राम में जब भी रजिस्टर लिखेंगे तो एरर आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इससे बचने के लिए डैनी सीटची जिन्होंने सी बनाई उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि मान लेते जब ये खाली है तब तो यहाँ ए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारा काम हो जाएगा। लेकिन ये केस लेकर चलते हैं कि जब आपने रिक्वेस्ट की उस समय सारे रजिस्टर कहीं ना कहीं बिजी थे, ठीक है, और वो सीपीयू उनको खाली नहीं कर सकता एनी हाउ। तो क्या करता है, पहले रिक्वेस्ट की जाती है सीपीयू से कि सीपीयू भाई साहब आपके पास रजिस्टर में कोई जगह है। सीपीयू ने बोला सॉरी जगह नहीं है। तो फिर कंपाइलर क्या करता है, अगर उसको यहाँ पर ए को बनाने की जगह यहाँ नहीं मिलती तो वो चुपचाप जाएगा और मेमोरी में ए बना देगा। मतलब ये वेरिएबल जो है वो ऑटो वेरिएबल बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी रजिस्टर के आगे लिखा वेरिएबल के आगे लिखा रजिस्टर, तो आप श्योर नहीं है, कोई गारंटी नहीं मिलेगी यहाँ पर कि आपका वेरिएबल रजिस्टर में ही बनेगा। अगर रजिस्टर खाली नहीं हुए तो उस केस में वो कहाँ बना दी जाएंगे, वो रैम में बना दी जाएंगे। और जब रैम में बन जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सिंपली एक ऑटो वेरिएबल। तो दोस्तों इसी वो रीज़न है, इसी वजह से कि हम लोग कभी भी श्योर नहीं हो पाते कि हम 100% यहाँ पर अपने वेरिएबल को बना पाएंगे रजिस्टर से। इसी वजह से रजिस्टर को हम लोग चूज़ नहीं करते, ठीक है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जब रजिस्टर आने से प्रोग्राम फास्ट हो जाता है तो फिर हम हमेशा रजिस्टर यूज़ क्यों नहीं करते। अगर आपने बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे यूट्यूब पर या फिर आपने बहुत सी बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें हज़ारों एग्जाम्पल दे रखे हैं और आपने देखा होगा कि जनरल जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हमेशा ऑटो से ही बनाते हैं। हम लोग रजिस्टर तो यूज़ करते नहीं है। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि रजिस्टर आने से बहुत तेज़ हो जाता है, ये फैक्ट है। तो हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते रजिस्टर, उसका रीज़न ये है कि आप लोग श्योर नहीं हो कि आपने अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है, ये एक रिक्वेस्ट है, ये पहले जाकर देखता है कि भाई रजिस्टर खाली है तो बना दो, और रजिस्टर अगर भरा हुआ है तो उस केस में आप इसको कहाँ डाल दो, रैम में डाल दो, उसको ऑटो वाला बना दो। तो इसी वजह से बहुत सोच समझ के हम लोग अपने वेरिएबल को क्या लेते हैं, रजिस्टर वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। और जब ये रजिस्टर वेरिएबल को जगह नहीं मिलती तो ये ऑटो वेरिएबल बन जाते हैं ऑटोमेटिक, आपको पता भी नहीं चलता और आपको लगता है यार मेरे प्रोग्राम में तो कहीं स्पीड बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम के अंदर जो आपने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे वेरिएबल को रजिस्टर बनाइए, वो रजिस्टर नहीं बना पाया किसी वजह से। एक और रीज़न है दोस्तों कि हम लोग रजिस्टर क्यों चूज नहीं करते। सेकंड चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्टर जो कीवर्ड है वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कंपल्सन नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप अगर लिखते हो रजिस्टर कीवर्ड, रजिस्टर कीवर्ड इज अ रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है ना। अगर लगता है भाई खाली जगह है तब तो बना लो, और नई जगह है तो मना कर दिया जाएगा। तो अगर इसको मना कर दिया गया है रजिस्टर के थ्रू, वो नहीं बन पा रहा रजिस्टर में, तो ये ऑटो से बन जाएगा। तो ये बहुत, अगर ये रजिस्टर में बन जाता है तो ये बहुत फास्ट काम करता है। तो क्या हमेशा अगर हम लोग, अगर मान लो आपके वेरिएबल हमेशा रजिस्टर में बन रहे हैं, तो क्या हमें रजिस्टर लेना चाहिए? नहीं, हमें अभी भी रजिस्टर नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? या फिर आप इस क्वेश्चन को यूँ समझिए कि रजिस्टर को कब लेना चाहिए, किस वेरिएबल को रजिस्टर में डालना चाहिए, समझिए। तो आप इसको ऐसे समझेंगे ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। हम लोग चाहते हैं प्रोग्राम में ये सोचना कि हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम लोग एक ऑटो वेरिएबल लें या रजिस्टर लें या स्टैटिक लें या एक्सटर्नल लें। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, अगर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर सिंगल फाइल है तो एक्सटर्नल वाला ऑप्शन तो चला गया। दूसरा, अब स्टैटिक और ऑटो से बात करते हैं। स्टैटिक और ऑटो में से अगर मेरा वेरिएबल सिर्फ एक ही फंक्शन में काम आ रहा है और कोई भी ऐसा वेरिएबल मुझे नहीं चाहिए जो कि शेयरेबल हो, तो हमारा स्टैटिक का भी रोल खत्म हो गया। अब बचा है ऑटो और रजिस्टर। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपना वेरिएबल रजिस्टर में बने, और वो बन नहीं पाता मोस्टली, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर कभी खाली नहीं हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में वापस ऑटो ही बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑटो में जनरली चूज़ करते हैं। तो आपको अगर सर हमेशा जब ऑटो ही चूज़ करना है तो फिर रजिस्टर का यूज़ ही क्या रहा। तो इसका यूज़ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग जनरली डरते हैं कि भाई यहाँ पर ऑटो ज़्यादा सूटेबल है, रजिस्टर इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो वो चीज़ क्या है वो आप देख लेते हैं। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ ना, ये हटा ही देते हैं हम लोग। मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको वो डिफरेंस भी बताता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ आपने हैश इंक्लूड वगैरह लिख लिया है, ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ हमने लिखा है रिटर्न 0, ठीक है दोस्तों। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर a = 5, और मैंने इसका आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये खुद ब खुद क्या लगा देगा, ऑटो। और चाहे तो आप ऑटो लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जब ऐसा लिखेंगे आप तो ये ऑटो वेरिएबल है, ये हमारा बनेगा रैम में। तो ये मान लेता हूँ मेरी रैम है, रैम के अंदर हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल और बना रहा हूँ जिसको मैंने कहा रजिस्टर इंटीजर b इक्वल टू 6। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से एक रिक्वेस्ट की जा रही है सीपीयू को, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये हमारा सीपीयू है और ये हमारे रजिस्टर है। क्या है ये रजिस्टर, सीपीयू के अंदर ही है। तो आपने रिक्वेस्ट करी कि भैया सीपीयू क्या आपके रजिस्टर खाली है, अगर खाली है तो मैं उस केस में यहाँ बी बनाना चाहता हूँ। सीपीयू कहेगा भैया मेरे पास अभी कोई जगह नहीं रजिस्टर में, तो ये वेरिएबल जो बी है ना, ये ऑटोमेटिक ही आपको यहाँ बना देगा हमारा कंपाइलर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑटो वेरिएबल बन गया, आपको पता भी नहीं चला, ना आपसे पूछता भी नहीं है कि मैं अब रैम में जा रहा हूँ मुझे जगह नहीं मिली है, तो आपसे नहीं पूछेगा वो चुपचाप रैम में चला जाएगा, मैम में चला जाएगा, हमारे भी बन जाएगा। तो एक तो केस ये हो सकता है, और जब इसको ऐसे ही करना था, यहीं डालना था, तो फिर हम लोग यहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, यहाँ फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ जाकर बना रहे हैं, इससे अच्छा हम लोग ऑटो से बना लेते हैं। हाँ, अब दूसरा केस लेता हूँ मैंने लिखा रजिस्टर, ध्यान से देखिएगा रजिस्टर, और मैं थोड़ा सा ही मिटा देता हूँ। अब मैं ही कहता हूँ कि यहाँ से कंपाइलर रिक्वेस्ट करता है सीपीयू क्या आपके पास खाली जगह है, सीपीयू कहता है यस आई हैव लॉट ऑफ स्पेस। उस केस में बी यहाँ बन जाएगा और बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा अब क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया था जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं इस तरह से, ऊपर वाला जो तरीका देख रहे हैं आप, इस तरह से जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल मेमोरी में बनता है, और पूरी जो मेमोरी है, पूरा जो रैम है ब्लॉक्स में होता है। किस में होता है दोस्तों, ब्लॉक्स में। और ये जो ब्लॉक होते हैं है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बाइट, और हर बाइट का एक एड्रेस होता है, और जो भी इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जैसे मान लेता हूँ ये 100 वाले लोकेशन में बनाया हमने, तो जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो चला जाता है एंड ए में। ये हमने बहुत चर्चा करी है वेरिएबल के, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने बहुत बार पढ़ा है कि जब कोई भी वेरिएबल बनेगा तो जैसे ये 4 बाइट का बना, इंट 4 बाइट का बना, और जब ये 4 बाइट का बना तो यहाँ पर 4 बाइट के एड्रेसेस है, तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस से मतलब होता है, स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो एंड ए में डाल दिया। अब मैं दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ %p, एड्रेस के लिए हम लोग p लगाते हैं दोस्तों, और एक करेंगे तो यहाँ पर वो जो भी इसका एड्रेस होगा, जैसे मान लेते हैं 100 एड्रेस है तो उसने 100 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखें इसके साथ क्या होता है। यहाँ पर जो आपने b बनाया है जो कि रजिस्टर में है, तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो कि रजिस्टर में होता है उसका एड्रेस नहीं होता। क्या नहीं होता, उसका एड्रेस नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ऐसा लिखूं अपने प्रोग्राम के अंदर %p एंड b, तो यहां से दे दी जाएगी एरर। वो कहेगा भैया एंड भी तो कुछ है ही नहीं, मतलब अगर कोई वेरिएबल रजिस्टर में बना है तो उसका कोई भी एड्रेस नहीं होता, आप एड्रेस ऑपरेटर काम में नहीं ले सकते। और वही अगर मैं बात करूं ऑटो वेरिएबल की जो कि रैम में बने हुए हैं, उनका एक एड्रेस होता है, उनकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, वो लोकेशन को हम लोग एंड ए से डिनोट करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ना सुनिएगा, अगर कोई भी वेरिएबल जिस पर आपको एड्रेस पर काम करना है, मतलब आपको कहीं ना कहीं एंड ए चाहिए होगा, है ना, या जैसे मान लो तो कोई वेरिएबल सी है और सी के ऊपर हमें सी पे भी काम करना है, एंड सी पे भी काम करना है, तो जाहिर सी बात है सी को हम लोग ऑटो से बनाएंगे, रजिस्टर से नहीं बनाएंगे, क्योंकि रजिस्टर से बनाया तो एंड सी तो कभी हमें मिलेगा नहीं, तो हमारा आ जाएगा इशू। तो आप समझ गए। तो हाँ, ऐसे वेरिएबल की बात करते हैं जिसके लिए कभी एंड का यूज ही नहीं करते हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, वो सिचुएशन बताता हूँ जहाँ ऐसा होता है, उस वेरिएबल के लिए हम लोग कभी नहीं करते, वो देख लेते हैं वो क्या है चीज़। दोस्तों मुझे 1 से लेकर 5 नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ लेता हूँ इंटीजर आई की वैल्यू कर दी मैंने 1, क्या कर दी 1, या फिर मैंने आई को रहने दिया इंटीजर आई, और मैंने इसको बनाया रजिस्टर में, क्या बनाया दोस्तों, रजिस्टर में बना दिया, ठीक है, रजिस्टर में बन गया। फिर मैंने लिखा फोर लूप है, ठीक है, आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, आई की वैल्यू मैंने कर दी है 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस। आप ये प्रोग्राम, अगर आपको फोर लूप नहीं पता है दोस्तों तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आप बताइए इस प्रोग्राम में क्या मैंने कभी एंड ऑफ आई लिखा है, क्या मैंने कहीं एंड ऑफ आई लिखा है, नहीं लिखा। आप पूरे प्रोग्राम को देख लीजिए। अब चलो इसको मारिए, इसको हटा भी देते हैं, मैं सिर्फ आई बनाना चाहता हूँ, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर प्रोग्राम को देख के बताइए क्या कभी मैंने एंड ऑफ आई का यहाँ पर यूज करना है, नहीं करना है, तो इस वेरिएबल को आप रजिस्टर में बना सकते हैं, ठीक है, इस वेरिएबल को आप रजिस्टर में बना सकते हैं। क्या मैं आपको मेरी बात समझ में आई। ऐसे वेरिएबल जिसके लिए एंड कभी यूज नहीं करना है, उन वेरिएबल का तो हम लोग बना सकते हैं,
और वो भी गारंटी नहीं कि बनेंगे बनेंगे, ठीक है। हाँ, मान लीजिए मुझे कोई ऐसा वेरिएबल है, कोई ऐसा प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वेरिएबल ए है और मुझे कहीं प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो बताइए क्या ए के साथ मैं एंड यूज़ कर रहा हूँ? हाँ, कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा चाहिए, प्रोग्राम के अंदर चाहिए, जैसे पॉइंटर वाले प्रोग्राम में हमें ऐसा चाहिए होता है। तो इस वेरिएबल को, जो वेरिएबल हमने एंड ए अगर हमें चाहिए प्रोग्राम के अंदर, तो उस वेरिएबल को हम लोग कभी भी रजिस्टर से नहीं बना सकते हैं। अगर बनाएंगे तो हम लोग इस तरह का कहीं कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन क्या है रजिस्टर वेरिएबल पर, कि अगर कोई वेरिएबल आपको जिसका एड्रेस से मतलब नहीं है तो वो आप रजिस्टर से ले सकते हो, और आपको गारंटी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि वो रजिस्टर से लिखने पर रजिस्टर में ही बनेंगे। यही वो दो रीज़न है जिस वजह से हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं कि रजिस्टर वेरिएबल में ना बने। हाँ, कभी कभी भी यूज़ भी करते हैं, जैसे कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनके साथ कभी एंड ए यूज़ करना ही नहीं है, तो उस वेरिएबल को रजिस्टर में बनाने की एक ट्राई हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे पास में ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर के बारे में सारी जानकारी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रजिस्टर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, ये हमारे लिए और भी बेटर रहेगा। मैंने लिखा है इंटीजर मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा रिटर्न 0, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग कैसे काम करेंगे, हम लिखेंगे रजिस्टर इंटीजर ए, ठीक है, ए की वैल्यू मैं कर देता हूँ 1, ठीक है, और फिर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, आंसर हमें मिलने वाला है 1। क्या मिलने वाला है? 1। आउटपुट क्या मिलने वाला? 1। तो इनका यूज जो हम लोग करते हैं बिल्कुल हम लोग ऑटो के जैसे ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा रजिस्टर वेरिएबल है, और ऐसा लिखने पे हम लोग श्योर भी नहीं है कि भैया ये रजिस्टर में बनेगा ही बनेगा। तो यही वो रीज़न है दोस्तों जिस वजह से हम लोग हमेशा ऑटो को नंबर 1 पर प्रेफरेंस देते हैं। अगर ऑटो की जगह हमें कुछ एक केसेस मिलते हैं जहां हम लोग स्टैटिक, एक्सटर्न या रजिस्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, तो आप आंख बंद कर ऑटो पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे जैसे आपको नीड लगेगी, आपके प्रोग्राम की जैसे जैसे नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों स्टोरेज को लेकर सारी कहानी, कि स्टोरेज क्लासेस क्या बताती है, क्या इनके लाइफ टाइम है, कैसे वो वर्क करते हैं, उनको किस तरह से प्रोग्राम में लिखा जाता है, उनका क्या इफेक्ट आते हैं। तो स्टोरेज क्लासेस इतनी होती है, हमारे ये वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोरेज क्लासेस। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और कुछ नई बात करेंगे कि भाई हमारे पास में और क्या क्या अवेलेबल है जो कि वेरिएबल के साथ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि भी बेटर से बेटर वेरिएबल बनाएं। और वेरिएबल जितने हमारे पास बेटर होंगे दोस्तों, हमारे पास उतना ही बेटर प्रोग्राम होगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।